हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12वीं का फरवरी असाइनमेंट। विषय है इतिहास, हिस्ट्री का असाइनमेंट है। ये फर्स्ट असाइनमेंट है छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल का। इस असाइनमेंट को मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। जिन स्टूडेंट को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। जितना मेहनत इसको मैंने बनाने के लिए किया उतना ही प्रयास स्टूडेंट भी कर सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके हमारे चैनल का स्टूडेंट भागीदारी हो सकते हैं, हम उनका कृतज्ञ रहेंगे। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को समझाइए। एक्सप्लेन द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। अगर स्टूडेंट इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए विजिट कर सकते हैं माँ परमेश्वरी blogspot.com पर जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कुछ देर के बाद इसके पीडीएफ को आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग वहां पर जाकर विजिट कर लीजिए और इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा गया था? हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को समझाइए। तो हड़प्पा की सभ्यता 1900 ईस्वी पूर्व तक फलती फूलती रही। इस सभ्यता के बाद की अवधि को नगरीय सभ्यता के बाद के चरण उत्तरवर्ती हड़प्पावासी काल के रूप में जाना जाता है। इस काल की विशेषता को इस प्रकार रेखांकित किया गया कि इसमें नगर योजना, लेखन कला, मापतोलों में एकरूपता, मिट्टी के बर्तनों में समानता इत्यादि जैसे मुख्य लक्षण धीरे धीरे क्या होने लगे? लुप्त होने लगे, गायब होने लगे। यह अधोपतन 1900 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व के मध्य देखने में आया। आबादी क्षेत्र में सिकुड़ने लगे थे। उदाहरणतः उत्तर काल की अवधि के दौरान हड़प्पा, जो मूल रूप से 85 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था, इस काल में सिर्फ 3 हेक्टेयर की आबादी में सिकुड़कर रह गया। जहां पर 85 हेक्टेयर था वहां पर कहाँ कितना आ गया? 3 हेक्टेयर आबादी में सिकुड़कर रहा था। कुछ विद्वानों का सुझाव था कि बाढ़ और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं ने इस सभ्यता को खत्म किया होगा। इससे समुद्र की तरफ जाने को नदी के तल मार्ग में रुकावट आ गई होगी, जिससे मोहनजोदड़ो नगर डूब गया होगा। इसका इंग्लिश आप लोग समझ सकते हैं। द हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड टिल 1900 BC, the period following this is the mark by the beginning of the post-urban phase or late Harappa phase. This phase was characterized by the gradual disappearance of the major trades such as towns planning, arts of writing, uniformly is weight and measure, homogeneity in the pottery design, etc. The recession covered a portrait फ्रॉम 1900 से लेकर कहाँ तक के हुआ? 1400 BC. देयर वॉज ऑल्सो श्रिंकेज इन द सेटलमेंट एरिया. द पॉपुलेशन अपीयर टू हैव शिफ्टेड टू अदर एरियाज. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन एवं बौद्ध धर्म के संस्थापकों का नाम लिखते हुए उनकी प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड द डिस्क्राइब देयर मेन टीचिंग। जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे वो ऋषभदेव के साथ अजितनाथ और अरिष्टनेमी का नाम लिया जाता है। जैन तीर्थंकरों की जो संख्या है वो 24 है, जिन्होंने वास्तव में जैन धर्म की स्थापना की। अजितनाथ एंड अरिष्टनेमी आर ऑल्सो नेम अलॉन्ग विद तीर्थंकर ऋषभदेव द फर्स्ट प्रमोटर ऑफ जैन philosophy. The number of Jain Tirthankars is 24 who actually established जैन धर्म। जैनियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की जो भौतिक और पराभौतिक वस्तुओं के 7 वर्ग हैं, इसके नाम है जीव, अजीव, अस्तिकाय, बंध, संवर, निर्जन और मोक्ष। शरीर जैसे पदार्थ जो अस्तित्व में होते हैं उन्हें अस्तिकाय कहते हैं। समय के अनअस्तिकाय है क्योंकि उसका कोई शरीर आकार नहीं। द्रव्य ही गुणों का आधार है। द्रव्य में जो गुण पाए जाते हैं उन्हें धर्म कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि द्रव्य में ही गुण होते हैं।
तो इस तरह से इसके इंग्लिश के पॉइंट को भी बना सकते हैं अपनी स्कॉपेज पर, जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं। उसके बाद इसके बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। तो बौद्ध धर्म की नींव गौतम बुद्ध ने रखी थी। उनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के पहाड़ियों के पास कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी गांव में हुआ था। गौतम बुद्ध के 3 शिष्य उपाली, आनंद, महाकश्यप ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया तथा उनके अनुयायियों तक आगे बढ़ाया। The founder of Buddhism was led by Gautam Buddha. He was born in Lumni village near Kapilvastu near the hills of Nepal in 563 BC. 3 desciples of Gautam Buddha, Upali, Anand and Mahakashyap remember the teaching of Gautam Buddha and carried them forward to the followers. बुद्ध ने जीवन के सरल सिद्धांत और एक व्यवहारिक नीति शास्त्र प्रस्तुत किया जिसका व्यक्ति सरलतापूर्वक पालन कर सके। बुद्ध संसार को दुखों से पूर्ण मानते हैं। इस दुख पूर्ण संसार से मुक्ति खोजना मनुष्य का क्या है? कर्तव्य है। द बुद्ध प्रेजेंट सिंपल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एंड प्रैक्टिकल ethics that a person could easily follow. Buddha considered the world full of the sorrow. It is the duty of man to find freedom from this sorrowful world. नेक्स्ट है, कला तथा साहित्य के क्षेत्र में गुप्त स्वर्ण युग क्यों कहलाते, समझाइए। तो इसका आंसर है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। इसका इंग्लिश का पॉइंट भी लिखा है, उसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद है, मूर्ति कला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में बरहूत, अमरावती, सांची तथा मथुरा कला की मूर्तियों में कुषाणकालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्यकालीन युग की नग्नता के मध्य अच्छे संश्लेषण तथा जीवंतता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस तरह से इसका इंग्लिश का पॉइंट है, आप अच्छे से देख लेना। स्थापत्य के क्षेत्र में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर बोध हो गया और सांची के उत्कृष्ट स्तूपों का निर्माण हुआ। इन द एरिया ऑफ आर्किटेक्चर द दशावतार टेम्पल ऑफ, कहाँ पर है? देवगढ़। द शिवा टेम्पल ऑफ भुमरा केम टू बौद्ध गया एंड एक्सक्वाइटेड स्तूप्स ऑफ सांची वर कंस्ट्रक्टेड। चित्रकला के क्षेत्र में क्या है? अजंता, एलोरा तथा बाघ की गुफाओं में की गई चित्रकारी तथा फ्रेस्को चित्रकारी परिष्कृत कला का उदाहरण है। इन द एरिया ऑफ पेंटिंग डन इन अजंता, एलोरा एंड टाइगर्स केव्स, पेंटिंग and fresco paintings are example of sophisticated art। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इसी में साहित्य के क्षेत्र में एक और कालिदास ने मेघदूतम, ऋतु संहार तथा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, तो दूसरी ओर नाटक तथा कविता के लेखन में एक नए युग की शुरुआत हुई। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट ने जहां एक और पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड के सिद्धांत दिया, वहीं दूसरी ओर वराहमिहिर ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की। मूर्तिकला गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य, स्थापत्य तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे यह काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए खिलजी द्वारा अपनाए गए प्रयासों का विस्तृत वर्णन कीजिए, विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार, बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलाउद्दीन द्वारा किए गए उपाय सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक है। चूंकि अलाउद्दीन एक विशाल सेना रखना चाहता था, अतः उसने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम किए तथा निर्धारित किए। मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन ने विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न बाजार बनाए। ये थे अनाज बाजार, कपड़ा बाजार तथा घोड़ा
जानवरों गुलामों का बाजार। अलाउद्दीन ने एक पर्यवेक्षक सहाना ए मंडी की नियुक्ति की जिसके अधीन एक सूचना अधिकारी होता था। सहाना ए मंडी के अतिरिक्त अलाउद्दीन बरीद यानी कि सूचना अधिकारी तथा मुहियन गुप्तचर के द्वारा भी बाजार की दैनिक जानकारी पाता था। सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन का अर्थ होता था कड़े से कड़ा दंड, जैसे राजधानी से निष्कासन, आर्थिक दंड, जेल तथा अंग भंग। घोड़ों के मूल्य का नियंत्रण सुल्तान के लिए बहुत आवश्यक था क्योंकि अच्छे घोड़ों की आपूर्ति के बिना सेना की जो कार्य कुशलता होती सुनिश्चित नहीं हो सकती थी। दिल्ली बाजार में घोड़ों के विक्रेताओं तथा दलालों द्वारा घोड़ों की खरीदारी से उनके कम मूल्य सुनिश्चित किए गए। इस तरह से इसके मैंने इंग्लिश के पॉइंट भी तैयार किए हैं, तो ये सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से देखकर हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल किया है, तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसके पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो स्टूडेंट थोड़ा सा वेट करें, आज मैं पूरी चीज़ों को अपडेट करूँगा आपको ओपन स्कूल वालों का। तो इस तरह से पूरे पॉइंट को आप लोग तैयार कर लो। आपको कुछ ही दिनों के बाद अपने असाइनमेंट को स्कूल में सबमिट करना होगा, तो ये सारी चीज़ आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करें। कहीं पर अगर कन्फ्यूज़न हो तो अपने बुक को सजेस्ट करें, बुक में ही सारा आंसर प्रोवाइड रहता है। मैंने बुक से इस नोट्स को तैयार किए हैं, तो आप भी बुक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने दक्कन के मुगलों की सर्वोच्चता कैसे स्थापित की, समझाइए। हाउ डिड अकबर इस्टेब्लिश मुगल सुप्रीमेसी इन द डेक्कन, एग्जाम्पल या एक्सप्लेन। 1590 के पश्चात ढक्कन के प्रदेशों में मुगलों के नियंत्रण के अधीन लाने के लिए ढक्कन नीति को साकार रूप दिया। इस अवधि के दौरान ढक्कन के प्रदेशों में आंतरिक तनाव और निरंतर युद्ध चलते रहे। 1591 में अकबर ने ढक्कन प्रदेशों को उपहार भेजकर यह संदेश भिजवाया कि वे मुगलों की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर ले, परंतु इसमें उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। अब अकबर ने आक्रमण की नीति को अपनाने का निर्णय किया। पहला अभियान अहमदनगर के लिए कुछ किया, जिसका सेना नायक थे राजकुमार मुराद और अब्दुल रहीम खाना। 1595 में मुगल सेनाओं ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। सासिका चांद बीबी ने मुगलों का मुकाबला करने का फैसला किया। उसने सहायता के लिए बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह और गोलकोंडा के कुतुब शाह से संपर्क किया, परंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। घमासान युद्ध हुआ। दोनों तरफ भारी नुकसान के बाद एक समझौता तय किया। कुछ समय के बाद चांद बीबी ने बरार को वापस लेने के लिए फिर से हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। इस वक्त निजाम शाही, कुतुब शाही और आदिल शाही टुकड़ियों ने मिलकर मोर्चा संभालने का निर्णय किया। मुगलों को भारी नुकसान हुआ, इसके बावजूद वे स्थिति को बनाए रखने में कामयाब रहे। इसलिए अकबर ने खान खाना को वापस बुला लिया और दक्कन में अबुल फजल को नियुक्त कर दिया। ये सारे पॉइंट्स मैंने बुक से तैयार किए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ये पूरे आंसर आप लोगों के लिए करेक्ट है, अपने असाइनमेंट पर लिख सकते हैं। और ज़्यादा अगर इनमें कोई डाउट है तो अपने बुक को सजेस्ट जरूर करें, जहाँ पर से जिन सोर्सेज से आप आंसर लिख सकते हैं वहाँ से आप लिख सकते हैं पूरी तरीके से। अगर वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको कौन से विषय के असाइनमेंट का और रिक्वायरमेंट है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको इजीली अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये हिंदी इंग्लिश आप लोगों के लिए दोनों में नोट्स बनाया है। आज आपको इसकी असाइनमेंट को मैं पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। हो सके तो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम में भी दे सकूं, और हो सके तो आपको ब्लॉग स्पॉट पर विजिट करना होगा। तो इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ब्लॉग स्पॉट पर भी जा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, जिसका दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही आप लोग प्यार और दुलार बनाए रखिए। आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रदान करना ये मेरा दायित्व है, आपको अच्छा ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। थैंक यू।